हाँ, तो हमारा थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश के बच्चों की सेकंड यूनिट है ये, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। अब एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा होता क्या है? तो ये नाटक होता है, ठीक है, ड्रामा से नाटक। तो सफल बनाने के लिए या फिर प्रभावी बनाने के लिए जो इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, मूल यूज़ होते हैं, उसे हम एलिमेंट ऑफ ड्रामा कहते हैं। अब ये तो नहीं कि ड्रामा ऐसे ही बन जाएगा, ड्रामा में कौन से कैरेक्टर को कैसा रिएक्ट करना है, कैसी टोन में रिएक्ट करना है, क्या क्या एक्शंस देने हैं, क्या किस तरीके से लिखना है, कब क्लाइमैक्स देना है, कब एंडिंग देनी है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, तो उसे हम एलिमेंट ऑफ ड्रामा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, ड्रामा इज़ अ लिटरली फॉर्म ऑफ डिज़ाइन फॉर परफॉर्मेंस। ड्रामा एक डिज़ाइन करा हुआ फॉर्म है जो परफॉर्मेंस के लिए होता है, टू मेक अ ड्रामा इफ़ेक्टिव, ठीक है। अब आप नॉर्मल तो नहीं बना सकते ना, आपको कुछ उसमें इफ़ेक्टिव, ड्रामा में कुछ इफ़ेक्टिविटी भी डालनी पड़ेगी, है ना। तो टू मेक अ ड्रामा इफ़ेक्टिव राइटर्स यूज सेवरल इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो राइटर ड्रामा को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं उसे हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा कहते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें 10 टाइप के एलिमेंट ऑफ ड्रामा दिए गए हैं, 10 टाइप्स के, ठीक है। तो इसमें है पहला ऑर्थोरियल इंट्रूशन, ठीक है, ऑर्थोरियल इंट्रूशन है। तो ऑथर से क्या समझ में आ रहा है? ऑथर का मतलब होता है जो ड्रामा जिसने लिखा हो, ठीक है। ऑथर वो होता है कि किसी ने स्टोरी लिखी है या किसी ने ड्रामा लिखा है, तो जो उसे लिख रहा है, जो उसे कर रहा है, उसे हम ऑथोरियल कहते हैं, ऑथर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब लेखक नाटक में सीधे दर्शकों से बात करे, ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट ऑथर बता रहा है किसी की स्टोरी, है ना, या राय देता है, या ऑडियंस के सामने बोलता है। मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कोई ड्रामा चल रहा है, ठीक है, तो स्टेज पे एक ऑथर खड़ा है और वो बताता है कि अब कहानी में 2 हीरो हीरोइंस एंट्री ले रहे हैं, है ना। एक लड़की थी पागल सी, एक दीवानी सी, है ना। अगर ये ऑथर अपनी कहानी बता रहा है, जो ऑथर डायरेक्ट बताता है, उसे हम ऑथोरियल इंट्रोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन द ऑथर डायरेक्टली इंटरप्ट द स्टोरी एंड स्पीक टू द ऑडियंस, ठीक है। ऑथर डायरेक्ट इंटरप्ट करता है स्टोरी में और स्पीक करता है, ऑडियंस से बात करता है, उसे हम ऑथोरियल इंट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं, द नरेटर सडनली एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स थॉट्स और गिविंग अ पर्सनल कमेंट। तो मैंने बताया इसमें क्या, सडन एक्सप्लेन करता है ऑथर थॉट्स को कैरेक्टर के और उसकी पर्सनैलिटी पर कमेंट करता है। जैसे एक लड़की थी दीवानी सी, है ना, तो ऑथर पहले क्या कैरेक्टर का थॉट बता रहा है कि वो दीवानी सी थी और उसकी पर्सनैलिटी को भी कमेंट कर रहा है कि वो दीवानी है। तो जो ऑथर डायरेक्ट अपने ऑडियंस से बोलता है उसे हम ऑथोरियल इंट्यूशन बोलते हैं। तो ये हमारा पहला एलिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड एलिमेंट है हमारा काकोफोनी, ठीक है, काकोफोनी या काकोफोनी। तो इसमें क्या है कि आप इसमें हार्श मतलब कठोर, या अनप्लीजेंट अप्रिय डायलॉग्स स्पीच यूज़ करते हो, ठीक है। आप इसमें कठोरता से बोलते हो, ठीक है, तनाव, डर, है ना, अफवाह। तो जो आप हार्ड लैंग्वेज बोलते हो उसे हम कैकोफोनी बोलते हैं। तो द एलिमेंट ऑफ हार्श, द यूज ऑफ हार्श अनप्लीजेंट साउंड इन स्पीच और डायलॉग, इट इज़ कॉल्ड कैकोफोनी। एग्जाम्पल वर्ड लाइक ग्रिंड, स्ट्रेच एंड स्ट्रीच, मतलब तनाव, डर, गुस्सा, ठीक है, अफरा तफरी दिखाना, उस चीज़ को हम काकोफोनी बोलते हैं, ठीक है। अब है इसमें थर्ड टॉपिक सर्कम लोक्यूशन, ठीक है। अब जो सर्कम लोक्यूशन है
वो क्या है कि कहानी को लंबा चौड़ा घुमा फिरा के कहना, उसे हम ककम लोक्यूशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, किसी से कोई सरल बात है, ठीक है, और कभी कभी आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स ड्रामा ही होते हैं, ठीक है। तो ड्रामा में क्या करते हैं, आपकी स्टोरी बढ़ाने के चक्कर में एक नॉर्मल चीज़ को भी बहुत घुमा फिरा देते हैं, एक सच खोलने के लिए भी एक घुमा फिरा देते हैं। तो हम लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो फालतू का सा घुमा रहे हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, यहीं एंड कर देना चाहिए था इस स्टोरी का, ठीक है। तो इसमें यही है कि किसी सरल बात को अनावश्यक रूप से बहुत घुमा फिरा कर कहना, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हेन अ कैरेक्टर यूजेस अननेसेसरी लॉन्ग और राउंड अबाउट एक्सप्लेन्स इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग डायरेक्टली, ठीक है। अब इसमें है यूज्ड ऑफ्टेन फॉर ह्यूमर और शो टू कन्फ्यूज़न। तो ये क्यों करा जाता है, कहानी को घुमा फिराया क्यों जाता है, वो इसलिए घुमाया फिराया जाता है कि इंसान भ्रम में रहे, कन्फ्यूज़न में रहे और उसका स्वभाव कन्फ्यूज़न में रहे, ठीक है। उसका स्वभाव दिखाते हैं और कन्फ्यूज़न में रहे वो चीज़ दिखाते हैं इंसान जो हमारा ड्रामा देख रहा है, ठीक है। ये हमारा सरकम लोक्यूशन कंप्लीट हो गया, थर्ड टॉपिक। उसके बाद आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो कॉन्फ्लिक्ट से आपको समझ में आ रहा है संघर्ष, ठीक है, टकराव। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि जब दो समूह आपस में टकराव दिखा रहे हैं, है ना, या कुछ संघर्ष दिखा रहे हैं, इंसान का सोसाइटी से या नेचर से या अपने आप से, है ना, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कहानी में ये चीज़ रिप्रेजेंट होती है। तो द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस इन अ ड्रामा, तो क्या वो स्ट्रगल कर रहा है किसके बीच, अपोजिंग फोर्स इन ड्रामा, ठीक है। जैसे आदमियों में लड़ाई चल रही है ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, या फिर मैन अपनी सोसाइटी से परेशान है, सोसाइटी से संघर्ष करते हुए दिखा रहे हैं उसे, या वो अपने आप से लड़ रहा है, उसे कोई डिप्रेशन में, उसमें इंसान अपने आप से तो लड़ता है। तो वो चीज़ इसमें जो होती है कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तो वो क्या है, इंटरनल में कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इंसान जो है कैरेक्टर अपने माइंड से ही, ये रहा, मैं बता देती हूँ तुम लोगों को, शायद इंटरनल और एक्सटर्नल ना दिखे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ तक है, और ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ख़त्म है, माइंड पे। तो क्या इंसान अपने माइंड से जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, तो उसे हम इंटरनल बोलेंगे। और एक्सटर्नल क्या है कि वो किसी और कैरेक्टर से लड़ रहा है या सोसाइटी से लड़ रहा है, उसे हम एक्सटर्नल बोलेंगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव्स द प्लॉट, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, ठीक है, प्लॉट को आगे बढ़ाता है। अब आता है हमारा फोर्थ टॉपिक, डिक्शन। तो जो डिक्शन है, डिक्शन से हम क्या समझें, डिक्शन से हम समझते हैं कि नाटक में भाषा प्रयोग हो रही है या शब्द प्रयोग हो रहा है या फिर वाक्य मतलब सेंटेंस जो हो रहा है या फिर बोलचाल की जो शैली है उसे हम डिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज बाय द राइटर कैसे लाइंस, कैसे वर्ड्स, कैसे सेंटेंसेस यूज़ कर रहा है, और कैरेक्टर्स भी कैसे चूज़ कर रहा है। इट शोज टोन, मूड, पर्सनैलिटी एंड सेटिंग्स। तो इसमें बताया गया है कि जो इंसान है, जो हमारा राइटर है, वो पहले तो यूज़ कैसे वर्ड कर रहा है कैरेक्टर्स के ऊपर जो वो लिख रहा है, तो उसमें उसके टोन क्या है, वो गुस्से में है ना, या फिर वो कैसे वर्ड यूज़ कर रहा है, अच्छे वर्ड यूज़ कर रहा है, उसका मूड अच्छा दिखाया है या बुरा दिखाया है ना, मूड स्विंग्स दिखाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी दिखाई है, नेगेटिव पर्सनैलिटी है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, और सेटिंग्स दिखाई हैं, ठीक है, उसको हम डिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एपिलॉग्यू। जो एपिलॉग्यू है, तो एपिलॉग्यू क्या है, अब क्या, जो नाटक में समाप्त मतलब अंतिम भाग जो होता है, ठीक है, जो नाटक का अंतिम भाग जो होता है जिसमें कहानी का परिणाम या फिर फ्यूचर, है ना, या फिर संदेश बताए जाते हैं, उसे हम
एपिलॉग्यू बोलते हैं। तो हम इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, जब एंड पूरा अंत हो जाता है तो उसके बाद एक स्पीच दी जाती है जिसमें एक्सप्लेन करा जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने देखा होगा, आपके असाइनमेंट में भी लास्ट में कंक्लूजन बताया जाता है। आप फाइल बनाते हो, प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, उसमें कंक्लूजन ज़रूर होता है कि जो भी हमने पढ़ा या फिर जो भी हमने रिसर्च की या जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए या फिर हमने कोई भी लिटरेचर पढ़ा या फिर हमने मैं बता देती हूँ, जैसे हमने कोई स्टोरी सुनी, इंग्लिश में भी होता है, तो उस स्टोरी में कंक्लूजन ने क्या निकला, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। तो वो जो शॉर्ट स्पीच दी जाती है लास्ट में, है ना, उसको हम एपिलॉग्यू बोलते हैं। और इसमें फ्यूचर ऑफ द कैरेक्टर, उसमें फ्यूचर भी बताया जाता है कैरेक्टर का, ठीक है, कि अब सेकंड पार्ट आएगा कि नहीं आएगा और आगे क्या होगा इस कैरेक्टर के साथ, वो फ्यूचर भी बताया जाता है, उसको एक्सप्लेन करा जाता है और कंक्लूजन को भी एक्सप्लेन करा जाता है कि हमने इस कहानी से सीखा इंसान को लालच भरा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ जो लास्ट में बोलते हैं, वो ग्रीडी डॉग सुना है, लालची कुत्ता जो रोटी के पीछे भागता है, वो जो स्टोरी हमने बचपन में सुनी है, वही चीज़ लास्ट में जो कंक्लूजन दिया जाता है उसे हम एपिलॉग्यू बोलते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है एपिथेट। तो एपिथेट क्या है? तो एपिथेट वो है कि इंसान के गुण या उसके दोष, ठीक है, पर दी गई उपाधि, है ना, जो उसके कोई नेगेटिविटी है या वो जो है हॉनेस्ट है। अब मैं इसे इंग्लिश में बता देती हूँ। आ डिस्क्रिप्टिव टाइटल और फेस अटैच टू आ कैरेक्टर। तो क्या उसके गुण या उसका दोष, ठीक है, टाइटल और प्रेस अटैच टू अ कैरेक्टर, वो क्या किसके ऊपर होते हैं, वो कैरेक्टर पर आधार होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एलेक्जेंडर द ग्रेट, हॉनेस्ट लागो, ठीक है, दो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इस पर टाइटल दिया जाता है कि इंसान दोषी है या फिर गुण वाला है या फिर उसका प्रेस दिया जाता है। अब आता है इसमें एरूपिज्म, ठीक है, ईयूपिज्म है, ईयूपिज्म पीएम क्या है ये, एप्यूमिज्म है, हाँ। तो जो एप्यूमिज्म है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एप्यूमिज्म है क्या। तो इसमें क्या है कि इसमें कठोर या अप्रिय बात जो बताई जाती है ना, सब शब्दों में, उसे हम कठोर बात बता रहे हैं या फिर कोई अच्छी बात नहीं बता रहे, उसे हम एक लैंग्वेज में बता रहे हैं, कौन सी भाषा में बता रहे हैं, कैसे शब्दों में बता रहे हैं, तो वो चीज़ हम एप्यूमिज्म बोलते हैं। अ पोलाइट और सॉफ्टर एक्सप्रेशन। अच्छा, कोई मैं बताती हूँ, जैसे कोई मर गया, ठीक है, अब हम डायरेक्ट ऐसा तो नहीं बोलते ना, अरे वो मर गया, अरे वो मर गया, ऐसे करके इतनी गंदी लैंग्वेज में नहीं बोलते। तो आप किसी गंदी बात को या फिर किसी बुरी बात को एक साफ लैंग्वेज में बताते हो, सॉफ्टर और पोलाइट लैंग्वेज में बताते हो, उसे हम ईयूपिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पेलिंग याद कर लेना क्योंकि मेरे पे भी बोलना नहीं जा रहा, मेरी ज़ुबान थोड़ी मुड़ नहीं रही। तो जैसे कोई मरा तो उसमें बताया क्या कि ही पास्ड अवे, प्यार से बताया जाता है कि वो उसका इंतकाल हो गया, कि वो मर गया, ठीक है। या फिर ऐसा बताया जाता है कि उसकी लड़की भाग गई, है ना, तो उसे बड़े पोलाइट तरीके से और सॉफ्टर एक्सप्रेशन से बताई जाती है। इतनी बुरी बात को भी उसे हम ये बोलते हैं अ पोलाइट और सॉफ्टर एक्सप्रेशन यूज टू रिप्लेस अ डायरेक्ट और हार्श वन, एग्जाम्पल सेइंग पास्ड अवे एंड इन इंस्टीड ऑफ दैट, ठीक है, हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद है यूपोनी, ठीक है। तो यूपोनी जो है उसमें क्या है कि आप कैसे वर्डों का यूज़ करते हो, मधुर, सुंदर और सुरीले शब्दों का आप यूज़ करते हो, उसे हम एप्यूपोनी बोलते हैं। द यूज़ ऑफ प्लीजेंट स्मूथ म्यूजिकल साउंड इन स्पीच अपोजिट ऑफ काकोपोनी। अच्छा, मैं बता सकती हूँ काकोपोनी और यूपोपोनी में डिफरेंसेस आ सकते हैं, कि इन दोनों के डिफरेंसेस बताओ या फिर इन दोनों को एक्सप्लेन करो। तो आप करियाना की उसमें हार्श लैंग्वेज में बताया जाता है और इसमें सॉफ्ट लैंग्वेज में बताया जाता है। एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक
वर्ड्स लाइक मेडोली, विस्पर एंड हारमनी कविता, संवाद और भावनाओं को सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ऐसे शब्दों को हम यूपोनी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट 10th है मालाप्रोपिज्म। ठीक है, मालाप्रोपिज्म क्या है? गलती से मिलता जुलता शब्द गलत अर्थ के साथ बोल देना, ठीक है, जिससे हास्य पैदा हो। ठीक है, अब क्या इसमें क्या बताया गया है कि गलती से कोई वर्ड बोल दिया आपने और उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल गलत है, बस वो वर्ड मिलता जुलता है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। अ कॉमिक मिस्टेक वेयर अ कैरेक्टर्स यूज द रॉन्ग वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर टू द करेक्ट वन। एग्जाम्पल, इलिटरेट हिम क्वाइट फॉर योर मेमोरी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है एग्जाम्पल में कि इसमें इलिटरेट की ज़रूरत नहीं थी, है ना। अगर उसका दिमाग शांत है तो इसमें बेपढ़े लिखे कि कौन सा वर्ड यूज़ कर, बस इसमें कर दिया कि आप इलिटरेट हो। तो ऐसे जो कॉमिक मिस्टेक के कैरेक्टर्स होते हैं, जो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसे हम मालाप्रिज्म बोलते हैं। अ कॉमिक मिस्टेक वेयर अ कैरेक्टर्स यूज द रॉन्ग वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर टू द करेक्ट वन। एग्जाम्पल, इलिटरेट हिम क्वाइट फॉर योर मेमोरी इंस्टीड ऑफ ओबिटेरेट। ठीक है, यूज्ड मेनली फॉर ह्यूमर। ठीक है, ये कॉमेडी के लिए प्रयोग होता है। वैसे तो याद रखना कॉमेडी के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, मालाप्रोपिज्म। ये आपका MCQ क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्या मालाप्रोपिज्म में किसके लिए यूज़ होता है? ये कॉमेडी के लिए, ये वाला एलिमेंट कॉमेडी के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ऐसे शब्द यूज़ कर दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, गलत वर्ड। ठीक है, इसमें MCQ के लिए है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर के लिए है कि आपसे 2 चीज़ें डिफाइन करने के लिए पूछी जाएं, एक कोकोपोनी, एक इक्योपोनी, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ये पढ़ लेना कि यूपेज्म इसमें फ्लोलाइट और सॉफ्टर लैंग्वेज किस में यूज़ होती है, ऐसे देख लेना, एग्जाम्पल पढ़ लेना, और कॉन्फ्लिक्ट के टाइप पढ़ लेना एक बार। वैसे तो इसमें टाइप याद करने की ज़रूरत है नहीं, ये ज़रूर पढ़ लेना, यूथोरियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें देखो इनके एग्जाम्पल भी हैं। चाहूँ तो मैं इसको बहुत लॉन्ग कर सकती थी, लेकिन आप ये 10 थे तो आपको इतनी जल्दी हर चीज़ समझ में नहीं आएगी अगर मैं एक साथ इतना सारा पढ़ाऊँगी। तो पहले आप इनके कॉन्सेप्ट याद कर लो, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे तो आप एग्जाम्पल भी हैं इनके, इसे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अब आ जाता है एलिमेंट ऑफ ड्रामा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट शाम को या कल डालेंगे चैनल पे।